नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में मानसून प्रवेश करते ही जिले के किसान धान की खेती में लग गए हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रकार के अनुदानित बीज, खाद, कीटनाशी किसानों को अनुदानित दर पर देने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए जिले के कई खाद, बीज, उर्वरक विक्रेता अधिकृत किए गए हैं। लेकिन लगातार किसानों को मिलने वाली रियायती दर पर उर्वरक और कीटनाशी की कालाबाजारी और अधिक मूल्य लिए जाने की जानकारी जिला प्रशासन को और जिला कृषि पदाधिकारी को किसानों के द्वारा दी जा रही, जिसके बाद जिला अधिकारी अमित कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि अधिकारी व ब्लॉक के अधिकारी और अनुमंडल के अधिकारी इन लोगों की टीम खाद्य दुकानों पर लगातार निगरानी रख उसके स्टॉक पंजी को, गोदाम के सारे जो भी वहां उपलब्ध हैं खाद बीज, सारे की जानकारी रख जांच पड़ताल कर उस पर कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कल बेनीपट्टी की बात हम ले लेते हैं। कल बेनीपट्टी में एसडीओ और उद्यान पदाधिकारी ने मिलकर छापेमारी की, जिसकी भनक लगते ही बेनीपट्टी बाजार के अधिकांश खाद्य व्यापारी दुकानों में ताला लटका करके फरार हो गए। ऐसे सारे खाद्य के दुकानदार जो भी बीज बेच रहे थे उनके बारे में काफी शिकायतें मिल रही थी। भाग निकले सारे दुकानदार। उसके बाद एक शंकर बीज भंडार खुली हुई थी, जहां अधिकारी पहुंचे तो उनके स्टॉक रजिस्टर में और उसके गोदाम में जो माल रखा हुआ था उसमें काफी जो है सो अंतर पाया गया। इतना ही नहीं, कई प्रकार की अनियमितताएं मिले कई दुकानों में। इसको लेकर के शंकर खाद बीज भंडार पर जिला अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग को लगातार खाद बीज भंडार की जांच करनी है। उसकी जो स्टॉक है और बिक्री जो सरकार द्वारा निर्धारित है उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं, ये हम लोगों को देखना है। हम लोगों ने इसी क्रम में कुछ दुकानों को देखा है, उसके सारे भंडार पंजी वगैरह की जांच कर रहे हैं। जो फिर हम लोग जिला पदाधिकारी का जो पाएंगे उसके अनुरूप रिपोर्ट करेंगे। इस जिला प्रशासन के कार्रवाई की जानकारी मिलते ही जिले के खाद माफियाओं और खाद विक्रेताओं और किसानों के साथ खाद देने लेने में ज्यादा मूल्य लेने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। वहीं किसानों में इसको लेकर के काफी खुशी देखी जा रही है कि आखिरकार सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के अधिकारी किसानों को उसका हक, अधिकार और जो रियायती दर पर बीज मिलने चाहिए, खाद मिलने चाहिए, कीटनाशी मिलने चाहिए, इस मामले में ध्यान दे रही है। मधुबनी से कशिश न्यूज के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। मानसून की पहली बारिश में ही शहर में जो तमाम आबादी है वो जो है आम से लेकर खास लोग प्रभावित हैं। अब देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं अग्निशमन कार्यालय में। आप देख सकते हैं यह पूरा जो है यह कार्यालय जलमग्न है और पूरा जो ऑफिस है, तमाम तरह के यहाँ जो जितने कर्मी हैं इससे जो है खासा प्रभावित है। और इसी पानी में जो बैठकर इन्हें जो है अपने जो कार्य है, ड्यूटी का कावर का जो काम है उन्हें करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो भी है पूरा सामान जो है पूरा जो है चारों ओर ही जलमग्न है और यह कोई बाढ़ का इलाका नहीं है और यह सिर्फ बारिश के पानी से जो है जलमग्न हो चुका है। ऐसे में यह जरूर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जिला प्रशासन हो या नगर परिषद पे कि वो कार्य क्या कर रही है कि बारिश के में ही पहली बारिश है और मानसून की पहली बारिश में ही यह बाढ़ की तरह स्थिति बन चुका है। तो जो कर्मी हैं, जो सरकार के कर्मी हैं, वही जो है इससे प्रभावित है। तो आम जनों का क्या होगा इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। देख सकते हैं जिस तरह बाढ़ में जो है कैंप करके खाना बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है यह कैंप लगाया गया है और जो भी कर्मी है वो यहाँ उसी बाढ़ की तरह जीने को विवश हैं। हम पहले बातचीत करेंगे। बताइए कि कब मतलब क्या कुछ हालात है, कब यह पहली बारिश है ऐसा नज़ारा देखने को मिला? सर ये तो पहली बारिश है, हालात बहुत ख़राब है। इसमें हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और
आप देख सकते हैं दृश्य, पूरा पानी भरा हुआ है। हम लोग का बैरक में भी पानी भरा हुआ है। जो रहने के लिए भी हम लोग को जगह नहीं बचा है। स्थिति बड़ा भयावह, माने दृश्य एकदम खराब हो गया है। और क्या घर में कभी मिला था देखने को? नहीं सर, कभी नहीं मिला था। तो और भी हम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए क्या कुछ क्या कहीं इसको लेकर जो है जिला प्रशासन है या तमाम अधिकारी हैं, उनसे कहीं बातचीत हुई कभी? देखिए, इस मैटर पर हमने जिला महोदय को भी सूचना कर दिए हैं, लिखित की सूचना, और उनसे पहले भी मिल चुके हैं जो हमको कुछ जगह स्थानांतरण किया जाए और भूमि अलॉट किया जाए, जो हम अग्निशमन कार्यालय बनवाने के लिए विभाग में हम लिख दें। तो 1 साल से आवंटन के लिए हमको जमीन मिल गया आश्वासन देते रहे लोग अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा। अभी तक वो जमीन नहीं अलॉट हुआ। बाद में लास्ट में कह दिया गया कि 1 साल के बाद में जो जमीन महिला थाना के लिए अलॉट हो गया है, आपके लिए जमीन कहीं खोजा जा रहा है। अग्निशमन के कार्यालय के लिए जगह भी नहीं मिला। तो इस जमीन के लिए हमने बोला डीएम साहब से और अपर समाहर्ता महोदय से, यही अलॉट कर दिया। तो उन लोग के द्वारा बोला गया था विवादित जमीन है, इसे नहीं मिलेगा। तो हम छोटे कर्मचारी हैं, हम सारे कर्मचारी को पिछले साल भी ऐसा घटना घटते रही बारिश के चलते, और हम लोग विवश हो गए पिछले साल में बरसात में भी रहने के लिए, और इन साल भी बारिश में ही हाल हो जाता। हाँ, पिछले बारिश से हम यहाँ हैं और इन साल भी काफ़ी हुआ। यहाँ आने के समय हम लोग देखे कि ना चापाकल है, ना पानी भरने के लिए गाड़ी में कोई व्यवस्था है। लिखते लिखते बोरिंग भी गड़वाए, चापाकल भी बनवाए, एक मंदिर किसी तरह हम लोग बनवा दिए, जो हमारा कर्मचारी वहाँ 2-4 घंटा बैठता है, और एक शेड बनवा दिए, मैंने ऑर्डिनरी अस्थायी सेट बनाया जहाँ खाना बन रहा, स्टाफ लोग खा रहा, और ये पानी में रहने के लिए हम लोग विवश पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, जब जो है सरकार का जो नुमाइंदा या जो अग्निशमन जो कर्मी हैं, उनके लिए ही आवास नहीं है, उनके लिए ही घर नहीं है, तो समझिए ये ऐसे में कैसे जो है सरकारी व्यवस्था जो आपात आपदा है, उस आपदा में यह निपटने के लिए कैसे तैयार होंगे, आप समझ सकते हैं। इनकी मानसिक स्थिति भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि अधिकारी को बार बार लिखने के बावजूद भी उन लोगों को जो है उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं मिल पा रही होगी। रात में ये लोग कैसे, अगर रात में भी बारिश हो इसी तरह, तो कैसे गुजारा करेंगे, इस तस्वीरों से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि पूरे जो है यह पूरा जलमग्न है। तमाम तरह के जो भी सामान हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जो नदियों की भांति तैरते हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़ा होता है कि तमाम अधिकारियों के पास आवेदन देने के बावजूद भी इन लोगों का कौन सुनेगा। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। बिहार की जो राजनीति हलचल है उसके बारे में आज हम जानेंगे कि मखदूमपुर के विधायक है सतीश दास जी, क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से बोधगया वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सौगात दिया गया है, क्योंकि बोधगया अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और मखदूमपुर के भी विधायक सतीश जी हैं, अनुसूचित जाति से ही आते हैं। लेकिन हम जानेंगे कि बोधगया वासियों के लिए जो नीतीश जी का प्रोजेक्ट है 136 करोड़ रुपया का, जो 5 स्टार होटल बनेगी, सांस्कृतिक केंद्र, लगभग ये बनकर तैयार है। जाने किस तरह से देख रहे हैं और क्या बोधगया के वासियों के लिए लाभ मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात सरकार ने दिया है। नीतीश कुमार जी को 17 साल में बोधगया की तरफ ध्यान देने के लिए पहले धन्यवाद। बोधगया वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है और बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जिस तरीके से इस्लाम धर्म के लिए मक्का मदीना, जिस तरीके से हिंदू धर्मावलंबी के लिए जो उनका 4 धाम है, उसी तरीका से पूरे विश्व के बौद्ध के अनुयायियों के लिए बौद्ध धर्म है का जो बोधगया ज्ञान स्थल वो है। लेकिन जिस रूप में बोधगया का विकास होना चाहिए, उस रूप में बोधगया का विकास नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, और बोधगया की कनेक्टिविटी के लिए जो रोड बनना चाहिए वो तमाम चीज़ें नहीं बनी। एक कन्वेंशन सेंटर जो बना रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, देर से ही सही, लेकिन एक अच्छी पहल उन्होंने किया है। दूसरा, वो 5 स्टार के तर्ज पे यहाँ पर होटल डेवलप कर रहे हैं। उनका कहना है कि निजी लोगों को अपील किया गया 5 स्टार होटल बनाने के लिए, लेकिन किसी ने इस पर पहल नहीं किया, तो सरकार अपने पहल से 5 स्टार होटल बनाए। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक योग्य व्यक्ति ढूंढ लेंगे उसको चलाने के लिए। तो जिस तरीका से गया में विष्णु विहार आप होटल देख रहे हैं, और वो विष्णु विहार सारा पूंजी पब्लिक का लगा,
लेकिन चलाने वाला कोई प्राइवेट आदमी होता है और प्रॉफिट प्राइवेट आदमी कमाता है। तो हमारा कहना है कि सरकार अगर उस होटल को बनाए तो सरकार ही उस होटल को चलाए। नीतीश जी को इन्होंने धन्यवाद दिया। जो 5 स्टार होटल बोधगया में बनाए जा रहे हैं, सांस्कृतिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल तो है कि बोधगया वासियों के लिए मिला नीतीश जी का ये जो सौगात है, काफ़ी उत्साहित लोगों में भी है, लेकिन निजीकरण या निजी हाथों में देने से किसी व्यक्ति का लाभ होता है, इस पर भी इन्होंने सवाल उठाया है। मैं गया बोधगया से कशिश के लिए राजेश कुमार। पीछे जो ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये कोई पुलिस और पब्लिक की झड़प नहीं, बल्कि एंटी राइट बटालियन जो कटिहार की यूनिट है उसका मॉक ड्रिल है कि दंगा अगर भड़कता है तो किस स्थिति में दंगा को नियंत्रण किया जाए। तमाम पहलुओं को मॉक ड्रिल के जरिए दर्शाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस मॉक ड्रिल को, जिसमें मैं बता दूं कटिहार की जो यूनिट है उसमें 1200 का स्ट्रेंथ है, जिसमें महिला बटालियन भी हैं। अब बिहार में वैसे कहा जाए तो 3 एंटी राइट बटालियन है, जिसमें मुजफ्फरपुर, कटिहार और रोहतास शामिल है। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, इसमें सारे पहलुओं पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अगर भीड़ ज़्यादा हो तो किस तरह से निपटा जाएगा, अगर भीड़ को तितर बितर करना है उसको किस तरह से निपटा जाएगा। अगर ये मॉक ड्रिल है, महज एक नज़ारा है। आइए सीधे रूबरू कराते हैं यहाँ के जो बीएमपी कमांडेंट हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरह का मॉक ड्रिल है ये। दंगा नियंत्रण के लिए मॉक ड्रिल है, जो कटिहार में BSAP 7 को विशेष रूप से इसको चिन्हित किया गया है। इसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है और आज उसका अंतिम दिन है। इसी के तहत ये कार्यक्रम किया। किन किन पहलुओं के बारे में इस मॉक ड्रिल के जरिए बताया जा रहा है? इसमें बहुत सारे किस परिस्थिति में, एक मिनट, किसके मतलब दंगा को कैसे नियंत्रण किया जाता है, किस तरह की परिस्थिति में क्या करना है, उस परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गया है ये मॉक ड्रिल का नज़ारा, जैसा कि BMP 7 के कमांडेंट ने बताया कि विभिन्न परिस्थितियों में अगर जो दंगा करने वाले लोग दंगाई हैं उनसे किस तरह पुलिस निपटेगी, एंटी राइट बटालियन किस तरह से निपटेगी, वो खासा मायने रखता है। अभी आपने देखा होगा कि आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और जो एक नज़ारा ये आप देख रहे हैं, भीड़ उग्र हो रही है। हालांकि जो एंटी राइट बटालियन उनकी तरफ से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप अपनी जिद छोड़िए और दंगा में शामिल मत होइए, लेकिन जो एक मॉक ड्रिल के जरिए दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि दंगाई उग्र हैं और इस परिस्थिति में मॉक ड्रिल के जरिए कैसे नियंत्रित की जाएगी, इन तमाम पहलुओं को दर्शाया जा रहा है। इसका ट्रेनिंग चला था और ये फाइनल मॉक ड्रिल है, इसमें तमाम पहलुओं को दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से पुलिस खुद को बचाते हुए, अगर भीड़ दंगाई ज़्यादा, पुलिस किस तरह से खुद को सेव कर पाएगी। देख सकते हैं पुलिस खुद को सेव कर पा रही है, पत्थर चल रहे हैं और पत्थर से कैसे निपटेगी पुलिस वो दिखाया जा रहा है। दंगाई पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस जो है अपनी सुरक्षा में किस तरह से जो है गार्ड किए हुए अपने आप को, तो तमाम पहलुओं को दर्शाया जा रहा है। ये आप नज़ारा सिर्फ आप देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज के मूड में आ गई और दंगाई को खदेड़ दिया है, से भाग रहे हैं। ये महज कटिहार के एंटी राइट बटालियन का एक मॉक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है। आइए बताते हैं कि BMP 7 कमांडेंट सर, अभी जो दर्शाया कि पत्थर फेंका जा रहा है और उससे भीड़ उग्र हो रही है, उसको किस तरह से निपटे जाएंगे? दंगा नियंत्रण बल का ये कॉन्सेप्ट है कि कम से कम बल प्रयोग करके भीड़ को नियंत्रित किया जाए। ये काफ़ी उग्र स्थिति जब होती है भीड़ की, उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस परिस्थिति में जब अंतिम रूप से बचाव का मौका देते हुए तब उस पर कार्रवाई आगे की जा रही है। आगे आप देखें कि क्या कार्रवाई। तो ये महज एक मॉक ड्रिल है जिसके जरिए ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि भीड़ अगर उग्र हो तो किस तरह से निपटेगी पुलिस। एंटी राइट बटालियन जो कटिहार की यूनिट है उसका एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के जरिए दर्शाने की कोशिश है कि पुलिस किस तरह से खुद को अपने आप को सेव करते हुए कम से कम संख्या में जो है क्षति हो और इसके लिए अपना प्रयास जारी रखेगी। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर आज विभिन्न छात्र संगठनों ने रांची विश्वविद्यालय में ताला जड़ दिया।
छात्रों की मांग है कि यूजी और पीजी की जो एग्जाम होने वाले हैं उसको ऑनलाइन पद्धति से एग्जाम लिया जाए। वहीं इसकी तैयारी यदि विश्वविद्यालय की बात करें तो ऑफलाइन पद्धति में करने की तैयारी विश्वविद्यालय कर रही है। इसी सब मांगों को लेके आज विभिन्न जो छात्र संगठन हैं वे यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और यूनिवर्सिटी के गेट पे ताला जड़कर ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, पर यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेती है तो इससे कहीं न कहीं नुकसान छात्रों को हो सकता है। यही वजह है कि वे लगातार विश्वविद्यालय से मांग कर रहे हैं कि जो भी एग्जामिनेशन यूजी और पीजी के होने वाले हैं उसको ऑनलाइन पद्धति से लिया जाए, ताकि इस कोरोना काल में छात्र कहीं ना कहीं इस कोरोना से दूर रहें और ऑफलाइन क्लास का एग्जाम लेने से कहीं ना कहीं छात्र इससे प्रभावित भी हो सकते हैं। 5th सेमेस्टर की एग्जाम दे रही थी, मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठी हुई थी वो नेक्स्ट दिन कोविड पॉजिटिव निकल गई। वो 4 दिन से एग्जाम देने आ रही थी हमारे कॉलेज में, सेमेस्टर हमारे साथ बैठ के एग्जाम दी थी। उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव निकले हैं और उसके साथ वो हॉस्टल में रहती थी, उसके सारे हॉस्टल वाले भी कोविड पॉजिटिव निकले थे। तो ये इस चीज का कौन रखता है, और बहुत लोग अपना जिंदगी भी गंवाए हैं, छात्र जिंदगी गंवाए हैं। यही वजह है कि काफी संख्या में आज छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे थे और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विश्वविद्यालय को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या कर रहे हैं, पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है तो उससे छात्रों को कहीं ना कहीं कोरोना से दूर रखा जा सकता है। केंद्र सरकार ने एमडीएम के सभी पैसे वापस मंगा लिए हैं, जिसके बाद अब पूरे राज्य के जिला में हड़कंप मच गई है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पे सभी जिला अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को यह आदेश दे दिया है कि केंद्र सरकार का जो पैसा एमडीएम का है वो अविलंब वापस कर दे। हालांकि जमशेदपुर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 15 करोड़ रुपए है जो वापस अब होने भी लगा है। उधर जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने साफ तौर पे सभी अधिकारी और सभी प्राचार्यों को यह आदेश दे दिया है कि आप 2 दिन के भीतर जो एमडीएम का पैसा है जो आपके फंड में वो अविलंब वापस कर दें। अगर वापस नहीं किया गया तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। हालांकि ये आदेश केंद्र सरकार ने दी है। सूचना तो यह भी आ रही है कि केंद्र सरकार ने यह भी कह दिया है कि जो योजना केंद्र सरकार की है सभी योजना अब बंद कर दी जाएगी। हालांकि सूत्र यह भी बताते हैं कि जुलाई महीने में अब नया योजना केंद्र सरकार लाने जा रही है एमडीएम को लेकर। हो सकता है उसको लेकर ये बड़ा बदलाव दिख रहा है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि आखिर जिस केंद्र सरकार ने पैसे दिए एमडीएम गरीब के बच्चों को खिलाने के लिए, वो पैसा वापस क्यों किया जा रहा है। जमशेदपुर 15 करोड़, वैसे जो तमाम पूरे राज्य की बात करें तो लगभग 3 अरब से ज्यादा का पैसा अब राज्य सरकार को वापस करना होगा। उसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी स्कूल के प्राचार्यों को यह पत्र देकर साफ तौर पे कह दिया है कि अब एमडीएम नहीं चलेगा। वापस लिया जा रहा है और सभी प्रखंड में जो राशि कुछ बचा है सो और जिला में है सो, माने सभी राशि को 30 जून तक स्टेट भेज देना है। और यह आदेश भारत सरकार का है, यह सभी राज्य के लिए है। 1 तारीख से 1 जुलाई से जैसे जानकारी मिल रही है, पत्र वैसा कुछ नहीं है। जो नई व्यवस्था के तहत एमडीएम का संचालन होगा। हालांकि कोरोना के कारण लगातार पिछले 1.5 वर्ष से एमडीएम पर काली छाया मंडरा रहा था, लेकिन अचानक केंद्र सरकार के इस फरमान के बाद ये तो साफ हो गया कि केंद्र सरकार अब एमडीएम नहीं चलाना चाहती है। जुलाई महीने में क्या योजना बनेगी, नई पद्धति क्या बनेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जमशेदपुर 15 करोड़ और पूरा राज्य लगभग 3 अरब रुपए वापस करेगी, वो भी केंद्र सरकार के खाते में। अगर इन लोगों ने यह पैसा वापस नहीं किया तो नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने साफ तौर पे पत्र लिखकर ये आदेश जारी कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या समय रहते शिक्षा विभाग केंद्र सरकार का पैसा वापस लौटाती है या केंद्र सरकार कुछ और वक्त देता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता यारो, एक
पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल कुछ ऐसा ही एक दृश्य हम दिखाना चाहेंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाना चाहेंगे जिन्होंने अपने हौसले से वो हर परेशानियों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाया और उनकी मदद को आगे आए हैं बॉलीवुड स्टार सोनू सूद। चूंकि सोनू सूद के बारे में हम लगातार जान रहे थे कि किस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी लगातार वो लोगों के बीच जाकर लोगों को सेवा दे रहे थे, वहीं धनबाद की इस जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है, राष्ट्रीय शूटर है कोनिका लायक, उनकी मदद को आगे बढ़े हैं और उन्होंने 2.5 लाख का जो राइफल यूज होता है शूटिंग में उन्होंने दिया है इन्हें। और हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, कैसे संपर्क हुआ था सोनू सूद से आपका? पहले मैंने ट्वीट किया था, उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो अंकित भैया है वो सोनू सर के जो मैनेजर है गोविंद सर जी, उनसे उन्होंने कॉल किया, फिर उनसे बात की, तो फिर इसी तरह उनसे मेरी संपर्क हुई। ये राइफल नहीं होने से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? बहुत मतलब कई बार मेरा मैच भी छूट चुका है राइफल नहीं होने के कारण। प्रैक्टिस भी बहुत कम होता है, जितना प्रैक्टिस चाहिए मैच के लिए तो नहीं हो पाता है। मैच कल है तो आज प्रैक्टिस 1 दिन के लिए मिलता था, तो बहुत परेशानी होता था राइफल नहीं होने के कारण। क्या कहेंगी सोनू सूद जी को? उनको बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे कि जो मेरा सपना था और मेरा जो जन किया कि जो समस्या आ रही थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं उनको वो जैसे कहते कि मैं तुम्हें बंदूक दूंगा, तुम देश को मेडल देना, तो मैं वो कहूँगी कि अब मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैं देश को मेडल ला के दूँगी। जो लोग धनबाद के लगातार लगे हुए थे संपर्क में, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है, उनके लिए क्या होगा संदेश? उन लोगों ने तो मैंने जब इतने साल से मैं मेहनत कर रही थी, हर किसी के पास गई, गुहार लगाई मदद के लिए, लेकिन अब तक नहीं मिला। लेकिन धनबाद के लोगों ने मेरी इतनी मदद की कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो लोग आगे आए और मेरी मदद की है। आगे क्या लक्ष्य होगा? मेरा आगे लक्ष्य कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूं। बिल्कुल, जो ये राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं कोनिका लायक, उनके जो हौसले हैं उनको सलाम। और लगातार जो लोग थे, धनबाद के लोग भी लगातार संपर्क में थे, जहां तक मदद हो रही थी वो कर रहे थे। उसी कड़ी में हमारे साथ हैं समाज सेवी हैं विवेक गुप्ता जी, जो लगातार इनकी मदद को आगे बढ़ रहे थे। विवेक जी, कैसे आप संपर्क में आए? कैसे संपर्क? सोनू जी एक दिन फेसबुक में डाले तो हम कॉल में लिखे, तो हम कॉल किए तो बोले कि एक कोनिका है, उसको राइफल की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग आए, अपना संकल्प संस्था से जो योगदान देना दिए। उसके बाद सुमित हम लोग जो दोस्त है वो अपना तरफ से 51,000 रुपये मदद किया, और भी जितनी भी संस्था है वो लोग भी आकर मदद किए हैं। उसके बाद सोनू सूद का भी सबसे बड़ा योगदान रहा, वो भी कोनिका को राइफल जो प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस को अपना पूरा किए। और सोनू सूद के लिए यही उनसे दिल से सैल्यूट है। आज जितने भी उनके घर का बाहर जो गरीब लोग रहते हैं, सोनू सूद ना कोई नेता लोग घर में छुपे हुए लॉकडाउन में, बोले सोनू सूद जैसा इंसान समाज सेवी इस धरती में दूसरा पैदा लेना पड़ेगा, जो इतना अच्छा इंसान है। ठीक है, और हम लोग का सबसे बड़ा योगदान यहाँ का जितना भी संस्था, हम लोग भी इनके लिए बहुत मदद की है। और हम लोग यही चाहेंगे कि कोनिका गोल्ड जीत के लाए और झारखंड का नाम रोशन करें। बिल्कुल, और इसी कड़ी में एक ऐसे भी शख्स हैं जिन्हें धनबाद में ब्लड मैन के नाम से जाना जाता है, और इसलिए क्योंकि जहां भी रक्त की आवश्यकता होती है वो वहां मौजूद रहते हैं और अपनी सेवा देते हैं। और खासकर इन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया और ट्वीट को संज्ञान लेकर सोनू सूद ने मदद को आगे हाथ बढ़ाए हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। कैसे, क्या ख्याल आया था आपको? देखिए, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कोनिका के बारे में, और ये महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत है और काफ़ी स्ट्रगल कर चुकी है, क्योंकि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है। और राष्ट्रीय खिलाड़ी को अगर इस तरह की परेशानी हो तो नेता की बात छोड़ दीजिए, हम आम लोग जो हैं समाज के तबके के, उनके लिए भी ये शर्म की बात होती है। तो काफ़ी लोग धनबाद से भी आगे थे। तो मैंने सोनू सूद के जो टीम मेंबर है गोविंद अग्रवाल जी, मैंने उनको व्हाट्सएप पे इसका मीडिया के द्वारा जो भी कटिंग था, न्यूज़पेपर का वीडियो क्लिप्स था, न्यूज़ चैनल का, वो मैंने भेजा था। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि इसने नेशनल पे जीता है, तो मैंने बोला हाँ जीता है। तो उसने बोला आप इसका नंबर दे दो कोनिका का। मैंने कोनिका का नंबर सेंड कर दिया।
उसके बाद टीम से वहाँ से गोविंद अग्रवाल जी ने इनसे संपर्क किया और इनको मदद का आश्वासन दिया कि भाई आपको राइफल मिलेगा। और आज वो दिन है कि हाँ, राइफल आज सामने है कोनिका के हाथ में। तो हम लोगों के लिए भी एक बड़ा चीज़ है कि एक टीम वर्क मिल के जो हम लोग काम किए हैं। और सबसे बड़ा योगदान सोनू सूद का और गोविंद अग्रवाल जी का भी है, जो उन्होंने मुंबई में बैठे बैठे इस मामले को संज्ञान में लिया और जर्मनी से राइफल मंगवा के दिया। तो अब हम लोग का एक छोटा सा अपेक्षा है कि इस बार जिस तरह से ओलंपिक में झारखंड की 3 बेटियों का चयन हुआ है अलग अलग खेल में, उसी तरह से अगला जो ओलंपिक आए उसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व कम से कम धनबाद क्या करें। बिल्कुल भी आप लोग न्यूज़ चैनल का चलिए, बिल्कुल ये जिस तरह से सोनू सूद ने मदद की है तो बिल्कुल ये आगे जो है इन्हें राइफल मिला है तो ये देश को मेडल लाकर देने का काम करेंगी। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, जिसके बाद आम लोग काफ़ी परेशान हैं। अब तो डीजल और पेट्रोल का दाम लगभग सामान्य हो गया है, यानी 100 रुपये तक डीजल और पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है। और यही हालात रहा तो हर तीसरे दिन 30 से 35 पैसा पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये पार कर जाएगा। और उसके बाद आम लोग कितने परेशान हैं ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी राहत की बात है कि गेल इंडिया कंपनी ने जमशेदपुर में 15 आउटलेट यानी सब स्टेशन बनाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अब तक 8 सब स्टेशन जो पेट्रोल पंप जिसे हम कहते हैं वो गैस पंप बनकर तैयार है। बहुत जल्द अब गेल इंडिया आम लोगों तक ये CNG गैस पहुंचाएगी। हालांकि जो महानगर में यानी मुंबई और दिल्ली में CNG गैस चलता था, अब आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में भी CNG गैस का सप्लाई होने जा रहा है। जमशेदपुर के तमाम वैसे इलाके हर जगह पे पाइपलाइन से अब गैस का वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर गेल इंडिया ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। CNG स्टेशन है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से CNG स्टेशन बन रहा है जमशेदपुर में। अच्छा, कितना जगह बनता होगा लगभग? ये हमारे अंडर तो 3 स्टेशन है, एक कदमा में, उलियान में, एक शास्त्री नगर और एक XLRI कॉलेज के बगल में ये वाला। और वैसे और जुगसलाई में भी बन रहा है। वैसे 65 रुपये kg दिल्ली में गैस है, CNG गैस यानी गेल इंडिया का। तो जमशेदपुर में माना जा रहा है कि 65 रुपये ही किलो आम लोगों को मिलेगा CNG गैस। अगर CNG गैस का उपयोग करते हैं तो पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी और आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा और साथ साथ जो लोगों का जेब ढीला हो रहा है वो बंद हो जाएगा। ऐसे में ज़रूरत है कि सब लोगों को अब एक तरफ CNG गैस के तरफ रुख करने की, कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि होने के कारण जो खाद्य पदार्थ की कीमत है वो आकाश छू रही है। हरी सब्जियां तो अब आपकी थाली से गायब हो चुका है। दाल की बात करें तो दाल 150 रुपये किलो से ज़्यादा बिक रहा है। और यही हालात रहा तो वो दिन दूर नहीं कि अब दाल भी आपके थाली से गायब हो जाएगा। हालांकि इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि अब जो है कि जमशेदपुर की जनता को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। और वो राहत है कि अब CNG के माध्यम से जमशेदपुर की जनता अब खाना भी पकाएगा, जमशेदपुर की जनता की गाड़ियाँ सड़क पर भी दौड़ेगी और लोग चैन की नींद से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि बहुत जल्द जो जितने लोग हैं वो अब पेट्रोल और डीजल से मुंह माया तो त्याग कर सीधे CNG की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि गेल इंडिया ने पूरे जमशेदपुर को अपने कब्जे में ले लिया है और 15 आउटलेट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8 आउटलेट खुल चुका है। कदमा, सोनारी और साथ साथ शहर के सबसे पॉश इलाका माने जाने वाला सर्किट हाउस एरिया की घर घर तक अब CNG का पाइपलाइन गैस पहुंच चुका है। इस महंगाई के बीच CNG लोगों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आई है। अब ज़रूरत है कि अब आपके पॉकेट ढीले नहीं होंगे, लेकिन जब आप गैस की तरफ रुख करेंगे। अपनी सहयोगी के साथ मैं मनोज कुमार कर सकती हूँ, जमशेदपुर। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।